नमस्कार, स्वागत है आपको दिनेश कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपकी बालासोर जिला का ऊपर कुछ चर्चा करने आए हैं। जिसे अक्सर भारत की मिसाइल सिटी भी कहा जाता है। जी। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो ये दिखाते हैं कि भाई मिसाइल परीक्षणों के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है। मतलब खूबसूरत समुद्र तट हैं, प्राचीन मंदिर हैं, हाँ, फकीर मोहन सेनापति जैसे बड़े साहित्यकार, बाघा जतिन जैसे स्वतंत्रता सेनानी, सब यहीं से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम बालासोर की इसी दिलचस्प मिलीजुली पहचान को समझने की कोशिश करेंगे। इसके इतिहास से लेकर आज तक इसकी क्या कहानी है, क्या चीज इसे खास बनाती है। आपने एकदम सही कहा। बालासोर सिर्फ एक जिला नहीं है, ये तो इतिहास, संस्कृति और जो आज का आधुनिक भारत है उसका एक बड़ा दिलचस्प संगम है। स्रोत हमें इसकी कहानी बताते हैं जो काफी पुरानी है। ये प्राचीन कलिंग का हिस्सा रहा है, फिर मुगल आए, मराठा आए, अंग्रेज आए, कई दौर देखे इसने। अंग्रेजों का जिक्र किया आपने, वो कब आए थे? अंग्रेज यहाँ काफी पहले आ गए थे, मतलब 1634 में। तब दिल्ली में शाहजहां का राज था। 1634, काफी पहले। हाँ, और 1640 तक तो उन्होंने यहाँ अपनी पहली फैक्ट्री भी लगा ली थी। अच्छा, तो इसका मतलब व्यापार के नजरिए से ये जगह शुरू से ही महत्वपूर्ण रही। यकीनन। और सिर्फ अंग्रेज नहीं, स्रोत बताते हैं कि डच व्यापारी भी थे यहाँ, डेनिश भी आए थे। दिलचस्प। और फिर मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी? जी, 1750s के बाद कुछ समय मराठों का नियंत्रण रहा, लेकिन फिर 1803 में एक संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ देवगांव। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसी के तहत ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। फिर 1828 में इसे बाकायदा एक अलग जिले का दर्जा मिल गया। ओके। और जब 1936 में ओडिशा अलग प्रांत बना तो बालासोर इसका हिस्सा बना। बाद में 1948 में नीलगिरी रियासत भी इसमें मिल गई। तो ये और बड़ा हो गया। हाँ, हालांकि 1993 में फिर भद्रक इससे अलग होकर एक नया जिला बन गया। अच्छा, और ये नाम बालासोर का क्या मतलब है? कोई कहानी है इसके पीछे? दो बातें सुनने में आती हैं। एक तो फारसी का शब्द है बालाए शोर। बालाए शोर। हाँ, मतलब समुद्र के किनारे या ऊपर बसा शहर। और दूसरी एक स्थानीय कहानी है जो इसे भगवान बानेश्वर यानी शिवजी से जोड़ती है। वैसे भी यहाँ राय बनिया का किला है, चांदनेश्वर मंदिर हैं, ये सब पुराने शिव मंदिर हैं, तो ऐतिहासिक जुड़ाव तो है ही। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा इसके भूगोल पर आते हैं। ओडिशा के एकदम उत्तर में है, बंगाल की खाड़ी के पास। बिल्कुल सही। और इसी वजह से यहाँ की जलवायु थोड़ी नम उष्णकटिबंधीय है। क्षेत्रफल लगभग 3600 वर्ग किलोमीटर का है। उपजाऊ मैदान है, हरियाली है और सबसे खास है यहाँ के सुंदर समुद्र तट। हाँ, तटों का जिक्र तो आता है, चांदीपुर, तालसरी। जी, चांदीपुर, तालसरी, डागरा, कशाफल, कई हैं। चांदीपुर का नाम आते ही वो गायब होते समुद्र वाली बात दिमाग में आती है। ये असल में है क्या? थोड़ा बताइए इसके बारे में। अरे वो तो एक गजब की प्राकृतिक घटना है। होता ये है कि ज्वार के समय समुद्र का पानी चांदीपुर तट से रोजाना कई किलोमीटर पीछे हट जाता है। कई किलोमीटर? हाँ, ऐसा लगता है जैसे समुद्र गायब हो गया हो। फिर धीरे धीरे पानी वापस आता है। जो लोग इसे देखते हैं वो वाकई हैरान रह जाते हैं। सच में, ये तो सुनने में ही रोमांचक लग रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है। ये पूरा तटीय इलाका खेती के लिए बहुत अच्छा है। धान और पान की खेती खूब होती है। मछली पकड़ना भी एक बड़ा काम है यहाँ। अच्छा। नदियां भी कई हैं। सुवर्ण रेखा है, बुद्ध बलंग है। ये सब जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। और पश्चिम की तरफ जाएं तो थोड़ी पहाड़ियां और जंगल भी मिल जाते हैं। तो मतलब भौगोलिक रूप से काफी विविधता है। हाँ। अच्छा, इतने बड़े जिले का प्रशासन कैसे चलता है? प्रशासनिक तौर पर जिला दो मुख्य सब डिवीजन में बटा है, बालासोर और नीलगिरी। ओके। और इनके अंदर फिर करीब 12 ब्लॉक या तहसीलें हैं, जैसे भोगराई, जलेश्वर, बस्ता, सोरो, नीलगिरी वगैरह। जिला मुख्यालय तो बालासोर शहरी है, वहीं से सारा कामकाज होता है। चलिए अब उन खास लोगों की बात करते हैं जिन्होंने बालासुर को एक पहचान दी। साहित्य में दो बड़े नाम आते हैं। जी, सबसे पहले तो फकीर मोहन सेनापति जी। 1843 में जन्म, 1918 में निधन। उन्हें आधुनिक ओडिया साहित्य का पितामह माना जाता है। उत्कल व्यास कवि भी कहते हैं। हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। वो सिर्फ लेखक नहीं थे, समाज सुधारक थे। ओडिया भाषा और पहचान के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनकी कहानियां, उपन्यास जैसे 6 माड़ 8 गुंठा, जी, वो उस जमाने के समाज का एकदम सच्चा चित्र खींचती हैं। और दूसरा बड़ा नाम है?
हाँ, मनोज दास जी 1934 से 2021। वो उड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते थे और क्या खूब लिखते थे, कहानियां, उपन्यास, कविता, यहाँ तक कि दर्शन पर भी। पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला उन्हें। जी हाँ, और वो पुडुचेरी के श्री अरबिंदो आश्रम से भी जुड़े थे, वहां पढ़ाते भी थे। उनकी लेखनी में एक अलग ही तरह की गहराई और जादू था। साहित्य से आगे बढ़ें तो स्वतंत्रता संग्राम में बाघा जतिन का नाम आता है। उनका बालासोर से क्या संबंध था? बाघा जतिन, जिनका असली नाम जतीन्द्र नाथ मुखर्जी था, उनका नाम बालासोर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। बाघा नाम क्यों पड़ा, इसकी कहानी ही अद्भुत है। हाँ, मैंने पढ़ा कि इन्होंने बिना हथियार के बाघ मार गिराया था। बिल्कुल, कहा जाता है इसलिए बाघा जतिन कहलाए। लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा था। वो अनुशीलन समिति, युगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठनों के बड़े नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य से 1915 में बालासोर के पास ही अंग्रेज पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। वो बुरी तरह घायल हुए और फिर यहीं बालासोर अस्पताल में 10 सितंबर 1915 को उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका बलिदान बालासोर को स्वतंत्रता संग्राम के नक्शे पर एक अहम जगह देता है। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। और कला जगत से कोई? हाँ, श्रीला होटा जी का जिक्र करते हैं। वो ओडिसी और कथक की जानी मानी नृत्यांगना है। अच्छा। उनकी खासियत ये है कि वो अपने नृत्य में आध्यात्मिकता और दर्शन को बड़ी खूबसूरती से पिरोती हैं। तो ये कुछ महान हस्तियां हैं बालासोर की। इन लोगों की तरह ही बालासोर की एक और बड़ी पहचान है वहाँ के मंदिर। अरे हाँ, मंदिर तो बहुत हैं यहाँ। एक है पंचलिंगेश्वर मंदिर, ये एक पहाड़ी पर है। पंचलिंगेश्वर यानी 5 लिंग। जी हाँ, 5 शिवलिंग एक साथ हैं और पास में एक झरना बहता रहता है। उसकी आवाज से माहौल बहुत शांत और पवित्र लगता है। सुनने में अच्छा लग रहा है। और रेमुना का खिरोचोरा गोपीनाथ मंदिर, वहाँ के प्रसाद की बड़ी चर्चा होती है। बिल्कुल, नाम ही है खिरोचोरा, मतलब खीर चुराने वाले कृष्ण जी। हाँ हाँ। तो यहाँ का जो खीर का प्रसाद है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से आते हैं इसके लिए। त्योहारों पर तो बहुत भीड़ होती है। अच्छा, और कौन से मंदिर देखने लायक हैं? एक चंदनेश्वर मंदिर है। ये भी प्राचीन शिव मंदिर है। सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि पर और एक चड़का मेला लगता है, तब बहुत भीड़ होती है। फिर एक बाबा भूसनेश्वर मंदिर है। वहाँ एक बहुत विशाल शिवलिंग है। कहा जाता है कि ये एशिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। क्या बात है, एशिया का सबसे बड़ा! ये तो जरूर देखना चाहिए। जी, इसके अलावा नीलगिरी में जगन्नाथ मंदिर है। वो भी पुराना और प्रतिष्ठित है, अपनी रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। और वो नया वाला मंदिर जिसका जिक्र था, इमामी मंदिर। हाँ, इमामी जगन्नाथ मंदिर, ये 2015 में इमामी ग्रुप ने बनवाया है। ये नया है लेकिन काफी चर्चा में है। इसकी क्या खासियत है? इसकी बनावट, स्रोत बताते हैं कि इसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर दोनों की झलक मिलती है। पूरा मंदिर एक रथ के आकार का है। अरे वाह, रथ के आकार का। हाँ, देखने में बहुत भव्य लगता है। तो ये एक तरह से प्राचीन आस्था और आधुनिक आर्किटेक्चर का मेल है। मंदिरों के अलावा हम तटों की बात कर रहे थे। चांदीपुर तो है ही, उस गायब होते समुद्र की वजह से। हाँ, और चांदीपुर का महत्व दोहरा है। एक तरफ ये कुदरत का करिश्मा है, दूसरी तरफ यहीं पर भारत का मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। DRDO का। हाँ, DRDO। तो प्रकृति और विज्ञान का संगम कह सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही अनूठा मेल है ये। और दूसरे तट कौन कौन से हैं? और भी हैं, जैसे तालसरी है, डागरा है, कशापल, डुबगड़ी। ये सब शांत और खूबसूरत बीच हैं। और अगर किसी को जंगल और वन्य जीव पसंद हो तो कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ काफी हरियाली और जानवर हैं वहाँ। चलिए अब आते हैं बालासोर की संस्कृति पर। त्योहार, लोगों का रहन सहन, यहाँ काफी रंग है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ ओडिया संस्कृति तो है ही, लेकिन क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ है तो बंगाली असर भी दिखता है। मारवाड़ी समुदाय भी है, कुछ आदिवासी समुदाय भी हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। त्योहार कैसे मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा का जिक्र था। दुर्गा पूजा तो यहाँ बहुत ही धूमधाम से होती है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, मूर्तियाँ, लाइटिंग। फिर एक राजा पर्व होता है। ये मानसून के स्वागत का त्योहार है, खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों का। झूले पड़ते हैं, लोक गीत गाए जाते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं। ये तो बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, इसके अलावा काली पूजा, शिवरात्रि, डोला पूर्णिमा, रथ यात्रा, ये सब भी पूरे उत्साह से मनाते हैं लोग। एक और उत्सव का नाम था अष्टम प्रहर महोत्सव। ये क्या होता है?
ये एक भक्ति का आयोजन है। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है और भक्त लगातार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं। लगातार कितनी देर? ये जाप 1 प्रहर यानी 3 घंटे से शुरू होकर 48 प्रहर तक भी चल सकता है, मतलब 6 दिन तक लगातार। 6 दिन? अविश्वसनीय। हाँ, ये आध्यात्मिक शांति, भक्ति और एक तरह से सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। अक्सर इसमें हजारों लोगों के लिए भंडारा यानी अन्न प्रसाद का भी आयोजन होता है। अद्भुत। और यहाँ की जात्रा यानी लोक रंगमंच, वो भी काफी फेमस है। हाँ, जात्रा तो बालासोर की संस्कृति की जान है। पहले इसमें ज्यादातर पौराणिक नाटक या पाला होते थे, लेकिन अब स्रोत बताते हैं कि इसमें नए तरह के नाटक भी हो रहे हैं, मतलब सामाजिक मुद्दों पर, आजकल के विषयों पर। अच्छा। हाँ, और ये युवाओं में काफी लोकप्रिय भी हो रहे हैं। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि एक तरह से समाज से बात करने का जरिया भी बन गया है। और आम लोग कैसे हैं, उनकी जिंदगी कैसी है? जानकारी के अनुसार लोग आमतौर पर मेहनती होते हैं, मिलनसार होते हैं, मेहमान नवाजी अच्छी करते हैं। जैसा मैंने कहा, बंगाल पास में है, तो भाषा और लहजे पर थोड़ा बंगाली असर महसूस होता है। बाजारों में खूब चहल पहल रहती है। शाम को लोग समुद्र किनारे टहलना पसंद करते हैं। और खाने पीने का जिक्र तो बनता है, मिठाइयाँ तो होंगी ही, रसगुल्ला, छेना पोड़ा। हाँ, वो तो हैं ही। अच्छा, अब थोड़ा विकास की बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मामलों में बालासोर कहाँ है? शिक्षा की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि बालासोर की साक्षरता दर ओडिशा में सबसे अच्छी है, करीब 87.5%। पुरुषों में 91% और महिलाओं में करीब 84%। जिले की आबादी लगभग 23 लाख है। और स्कूल कॉलेज? स्कूल तो 1500 से ज्यादा हैं, कॉलेज भी 50 से ऊपर हैं। इनमें फकीर मोहन यूनिवर्सिटी है, बालासोर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग, लॉ कॉलेज, मतलब उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान हैं। और कनेक्टिविटी, आना जाना कैसा है? कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है। रेलवे स्टेशन करीब 17 है। जो मुख्य बालासोर स्टेशन है वो हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर है, तो देश के बाकी हिस्सों से जुड़ाव अच्छा है। नेशनल हाईवे NH16 और NH18 भी यहाँ से निकलते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? वो एम्स का सेंटर शुरू हुआ है क्या? जी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। सरकारी अस्पताल हैं, फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुख्य केंद्र है, निजी क्लिनिक भी काफ़ी हैं। और हाँ, जैसा आपने कहा, एम्स ने अपना एक सैटेलाइट सेंटर खोला है यहाँ। अभी OPD सेवाएं शुरू हुई हैं, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था, क्या सिर्फ खेती पर ही निर्भर है जिला? देखिए, खेती तो अब भी बहुत महत्वपूर्ण है। धान और पान मुख्य फसलें हैं। नारियल, काजू, मूंगफली भी होती है। और क्योंकि समुद्र तट है, तो मछली पालन एक बड़ा जरिया है रोजगार का। लेकिन उद्योग भी पनप रहे हैं। कुछ बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जैसे बिरला टायर्स, एमामी पेपर मिल्स, बालासोर अलॉयज, और साथ ही छोटे और मंझोले उद्योग यानी MSMEs। हाँ, MSMEs। उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो रहा है और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर तो काफी अच्छी लग रही है, प्रगति हो रही है। लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका जिक्र स्रोतों में आता है? हाँ, देखिए, हर विकास के साथ कुछ चुनौतियां तो रहती हैं। स्रोत बताते हैं कि सबसे बड़ी चिंता शायद रोजगार की है, खासकर गांव के युवाओं के लिए अच्छे और स्थायी काम के मौकों की कमी। अच्छा। इसी वजह से काफी लोग काम की तलाश में जिले से बाहर भी जाते हैं, पलायन जिसे कहते हैं। और जो दूरदराज के इलाके हैं, वहाँ सुविधाओं की पहुंच कैसी है? वहाँ अब भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एक चुनौती है। फिर क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, तो बाढ़ और तूफान का खतरा हमेशा रहता है। हाँ, ये तो तटीय इलाकों की समस्या है। जी, इससे खेती को भी नुकसान होता है और लोगों के जीवन पर भी असर पड़ता है। सामाजिक स्तर पर कोई बाधा? कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि कुछ पुरानी सामाजिक दिक्कतें जैसे भेदभाव वगैरह वो शायद पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, और वो भी विकास में कहीं ना कहीं रुकावट बनती हैं। और हाँ, बुनियादी ढांचा, मतलब सड़क, पानी, बिजली, खासकर ग्रामीण इलाकों में इसमें अभी और काम करने की गुंजाइश है। तो ये कुछ पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। एक और बात जो बार बार उभर कर आ रही थी जानकारी में, वो है पर्यटन की संभावनाएं, जो शायद पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। स्रोत खास तौर पर तलसारी बीच का उदाहरण देते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत शांत तट है, लेकिन पास में ही पश्चिम बंगाल का दीघा बीच है, जो बहुत ज्यादा विकसित और भीड़भाड़ वाला है। हाँ, दीघा तो बहुत मशहूर है। लेकिन तलसारी उतना नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि शायद उसका उतना प्रचार नहीं हुआ, उतनी सुविधाएं विकसित नहीं की गईं।
लेकिन क्यों नहीं? जब इतनी सारी जगह हैं, चांदीपुर है, पंचलिंगेश्वर, खिरोचोरा गोपीनाथ, भुजुड़ेश्वर, चंदेश्वर, वो नया इमामी मंदिर, कुलडीहा सैंक्चुरी, लिस्ट तो लंबी है। बिल्कुल, यही सवाल श्रोता भी उठाते हैं। ऐसा लगता है कि बालासोर में पर्यटन की जितनी जबरदस्त क्षमता है ना, उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। अगर इन सभी जगहों को ठीक से संवारा जाए, पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधाएं बनाई जाएं और सही तरीके से इनका प्रमोशन किया जाए, तो ये न सिर्फ बालासोर बल्कि पूरे ओडिशा के पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इसमें एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की पूरी क्षमता है। तो ये थी बालासोर की कहानी, जैसा कि हमें उपलब्ध जानकारी से पता चला। एक जिला जो मिसाइल सिटी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अपने अंदर इतिहास की परतें समेटे हुए है। गायब होता समुद्र जैसा अजूबा दिखाता है, यात्रा और मुड़ी मटन जैसी एक जीती जागती संस्कृति रखता है। महान लोगों की विरासत है यहाँ और विकास भी कर रहा है, लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल, बालासोर एक तरह से भारत की ही तस्वीर दिखाता है। विविधता है, विरोधाभास हैं, परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, अपार संभावनाएं हैं, तो चुनौतियां भी अपनी जगह पर हैं। अब सोचने वाली बात यह है, और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं, कि आगे क्या, कैसे बालासोर अपनी इस क्षमता का, चाहे वो पर्यटन हो या मानव संसाधन हो या उद्योग हो, उसका पूरा फायदा उठा सकता है। क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि विकास हो लेकिन वो टिकाऊ हो, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए और उसका लाभ जिले के हर इंसान तक पहुंचे, ताकि ये मिसाइल सिटी सिर्फ अपनी तकनीकी ताकत के लिए ही नहीं बल्कि एक संतुलित और समावेशी विकास के मॉडल के तौर पर भी जानी जाए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कृपया हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें आपके लिए और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।